जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इस टाइम ब्रेथ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आज का जो सवाल है वो है कि मैडम इस टाइम अस्थमा बहुत बढ़ा हुआ है तो अस्थमा को कैसे कंट्रोल किया जाए। घबराहट होती है, सीने में जकड़न है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वेलकम टू शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर। आज है क्वेश्चन अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी डिजीज है जो ना जीने देती है ना मरने देती है और बिल्कुल ब्रीदिंग करने में जो प्रॉब्लम होती है। अब देखिए अस्थमा होता क्या है, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं। और इसका मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला आज देने वाली हूं, जो फॉर्मूले का नाम है SDKHMB। आप भी सोचेंगे क्या फॉर्मूला है SDKHMB। बहुत बढ़िया कारगर फॉर्मूला है। अगर आपने इस फॉर्मूले पर ध्यान दिया तो जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है वो विद इन 5 डेज, विद इन 3 डेज आप बिल्कुल विदाउट एनी मेडिकेशंस बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन मेडिकेशंस वो नहीं जो बहुत ज्यादा जरूरी चल रही हैं, आप उनको भी बंद कर दें, नहीं, उनको बंद करना है अगर आप अंडर सुपरविजन में हैं तब। तो अभी हम बात कर लेते हैं अस्थमा होता क्या है। देखिए अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जब लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर बहुत सारा स्पूटम जमा हो जाता है और जो एयरवेज हैं जहां से जो हम वायु इनहेल करते हैं वो क्रॉस होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है, ऑक्सीजन अंदर जाना है, एयर जो हमारी वायु जिसको हम इनहेल कर रहे हैं वो वहां पे एक्सचेंज होती है, तो वहां एक्सचेंज नहीं हो पाती क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो आपकी श्वास नली है, जहां से आप श्वास ले रहे हैं, वो श्वास नली भी सूजन में आ जाती है, यानी कि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर श्वास नली का इतना बड़ा एयरवे है, यानी कि एयरवे आपका एक डायमीटर होता है ना श्वास नली का भी, ये एयरवे है, तो इसके अंदर अगर सूजन आ जाए, वो एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए यानी कि कम हो जाए, जहां श्वास जाना है वहां पे कम हो जाए, तो उससे हम कहते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम होना। और जब श्वास नली में बंद हो जाती है श्वास नली, यानी कि आपका एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो फिर सांस लेने में देखिए कितनी दिक्कत आती है। फिर जब हम स्टेथोस्कोप से सांस यहां पर लगा करके चेक करते हैं तो उसमें एक व्हीजिंग साउंड आती है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए जैसे बहुत छोटे से एयरवे में अगर एयर पास हो रही है तो उसमें से एक सीटी जैसी आवाज आएगी, है ना, तो उसे बोलते हैं व्हीजिंग साउंड आना। तो वो व्हीजिंग साउंड आती है तो तब पता चलता है कि नहीं भी चेस्ट एक्सरे करवाइए, कहीं फेफड़ों में अंदर बलगम तो नहीं जमा हुआ है, कहीं एयरवे तो कम नहीं हो गया है। फिर उसका डायमीटर चेक किया जाता है, तो डायमीटर वगैरह चेक करके जब देखा जाता है चेस्ट एक्सरे से तो पता चलता है कि ये तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम है। अब अस्थमा जो है ना, देखिए कोई भी बीमारी 2-3 तरीके से होती है, एक एक्यूट है, एक क्रॉनिक है। एक्यूट तो ये मतलब होता है कि अभी अभी हुआ है, जैसे अस्थमा, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम या खांसी जो होती है, कई बार क्या होता है वायरल इन्फेक्शन से हो जाती है, सीजनल हो जाती है, कोई आपको एलर्जी है किसी प्रकार से तो एलर्जी से हो जाएगी, तो वो तो हो जाता है आपका सीजनल या वेदर की अकॉर्डिंग कि आपका जो इम्यूनिटी है या आपकी जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज से आपको वो रिएक्शन करती हैं, है ना, किसी भी चीज के संपर्क में आने से वो रिएक्शन करती हैं, तो तब आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो अस्थमा होता है क्रॉनिक, जो बचपन से किसी किसी को होता है ना, तो वो क्रॉनिक अस्थमा वो जेनेटिक भी आ सकता है और अल्कोहल लेने से या स्मोकिंग करने से, अल्कोहल से तो थोड़ा नहीं लेकिन स्मोकिंग करने से बहुत ज्यादा आता है। जो बीड़ी सिगरेट लोग पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, उनमें अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है क्योंकि कफ जमा हो जाता है, स्पूटम जमा हो जाता है और वो फिर एयरवे को भी कम करता है, लंग्स के आपके जो छिद्र होते हैं उनको भी कम करता है। इसके जो सिम्टम आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं कि खांसी होगी, सबसे पहले खांसी होना शुरू होगा, यानी कि फेफड़ों में घड़-घड़ की आवाज के साथ में खांसी आएगी, स्पूटम जमा हो जाता है, बलगम जमा हो जाता है। दूसरा इसका सिम्टम है कि सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस पूरा अंदर नहीं जाएगा और जब आप पेशेंट को देखोगे तो यहाँ पे खींच के सांस आएगा, है ना। ये निमोनिया के लक्षण भी ये होते हैं और ये अस्थमा के भी होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के भी। जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, अगर एयर पूरी नहीं जा रही है, एक्सचेंज पूरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर निमोनिया की प्रॉब्लम है तो बच्चों को देखते हैं ना, उनकी पसलियां, गाँव की भाषा में बोलते हैं कि पसलियां चल गई हैं, तो
तो पसलियां चलने का क्या मतलब होता है, जब वो सांस लेते हैं तो जो इंटरकॉस्टल मसल है यानी कि पसलियों के बीच में जो मसल होती हैं वो मसल बहुत वर्क करती, खिंचती हैं, सांस नहीं आता है क्योंकि वो जोर लगाती हैं। हमारा सारा डायफ्राम होता है, रिब्स होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व होती हैं, हमारी एयरवे इन्वॉल्व होता है, हमारी लंग्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी छोटी सी प्रक्रिया के लिए कि सांस हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है और ऑक्सीजन का लेवल पूरी बॉडी में जा रहा है। अभी तो वो लंग्स से में ही एक्सचेंज होता है, फिर हार्ट की तरफ जाता है, ब्लड में मिक्स हो गए, फिर ब्लड पूरा सर्कुलेट करता है, फिर वो सेल सेल तक पहुंचाता है। ये बड़ी ऑटोमेटिकली सिस्टम चल रहा होता है बॉडी के अंदर, इसमें भगवान ने किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। और हम सोचते हैं हम सांस ले रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो आज का जो है इसका निवारण क्या है? अब देखिए, जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो मेडिकल साइंस में इनहेलर होते हैं, डॉक्टर आपको तुरंत इनहेलर देगा, नेबुलाइजर देंगे, और नेबुलाइजर में कुछ कैप्सूल्स डाले जाते हैं जो आपके एयरवे की सूजन को या एयरवे को एकदम खोल देते हैं ना। ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं, यानी कि ब्रोंकस जो हैं उनमें जो वो बिल्कुल बंद हो गए हैं उनको डायलेट करते हैं, तो आपकी एयरवे जो है एकदम जो एयर है वो आना जाना शुरू हो जाती है वे के अंदर। फिर आपको क्या होता है कि डॉक्टर्स जो हैं आपको फिर दवाइयां लिखते हैं कि भाई आप ये दवाई रेगुलर लीजिए। अब आ जाती है हमारे आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी की बात। अब नेचुरोपैथी, वैदिक और योगिक साइंस में इसका क्या ट्रीटमेंट है, और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी तो कहते हैं हम तो जड़ से खत्म करते हैं बीमारी को। अब जड़ से खत्म करते हैं, दावा करते हैं, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। जो भी अस्थमैटिक पेशेंट हैं इस टाइम में बहुत ज्यादा केयर करें। ये बहुत ठंडा सीजन, अब 15 दिसंबर के बाद से जो ठंड शुरू हुई है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली ठंड है। लंग्स को एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, एयरवे को और कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी ठंडी ठंडी हवा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाली हूं SDKMV फॉर्मूला। SDKMV फॉर्मूला सबसे पहले अगर आप आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक साइंस से या यौगिक साइंस से अपने को ठीक करना चाहते हैं, पहले ध्यान मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, ये चैनल जो मेरा चैनल है सब साइंटिफिक बात होती हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो वैज्ञानिकता के आधार पर ना हो या जो रिसर्च के आधार पर ना हो, ठीक है। तो अस्थमा में सबसे पहले क्या करें, अगर अस्थमेटिक अटैक आ रहा है तो नेबुलाइजर वगैरह भी अगर हो गया है तो भी, उसके बाद भी आप, अगर आपका इमरजेंसी कंडीशन ठीक हो गई है उसके बाद की मैं बात बता रही हूं कि आप रेगुलर स्टीम इनहेलेशन करें। S फॉर स्टीम इनहेलेशन। अब स्टीम इनहेलेशन कैसे करें? आप एक भिगोने में 1-1.5 गिलास पानी रखें या 1 लीटर पानी रखें, उसमें हल्दी डालें, उसमें अजवाइन डालें, उसमें तुलसी पत्र डालें और उसमें यूकेलिप्टिस के पत्र हों वो भी डाल दें, ठीक है ना। अजवाइन जरूर डालें, उसमें पुदीना भी डाल दें अगर है तो, ठीक है। और उन सब के पानी को जब वो उबल जाए, उसकी जब भाप आने लगे, तो आप एक टॉवल ढक के अच्छे से उस स्टीम को इनहेल भी करना है। सूजन यहां पर सिकाई भी देनी है, स्टीम से यहां पर भी सिकाई देनी है, पूरे एयरवे पे भी आपको सिकाई देनी है। ये स्टीम इनहेलेशन आप 2 बार दिन में सुबह शाम कर लीजिए, एक सोने से पहले, एक सुबह फ्रेश होने के बाद। अब ये स्टीम इनहेलेशन जो होता है इससे होने वाला क्या है? इससे होगा, एक तो आपकी सिकाई जाएगी, है ना, सिकाई जाएगी तो सूजन कम होगी। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, जितनी भी औषधियां मैंने इसमें बताई हैं वो सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ब्रोंकियोडायलेटर हैं, यानी कि पुदीना भी ब्रोंकस को डायलेट भी करेगा, आपके इसको भी डायलेट करेगा। अजवाइन का जो सत होता है ना, उसकी जो स्मेल होती है वो भी यही करेगी। हल्दी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसकी स्टीम जाएगी, आप उसको इनहेल करेंगे, वो तो एंटीबायोटिक भी होती है ना, और वो सूजन को भी कम करती है। अब होगा क्या उससे? आपका जो कफ है, जो स्पूटम है, वो लूजन अप होगा, यानी कि वो पिघल जाएगा। पिघलेगा तो खांसी बढ़ेगी। आप ये ध्यान रखना, जब भी आप स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो खांसी आपकी बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? कि जो कफ है, जो स्पूटम और श्लेष्मा जमा हुआ है आपके एयरवे में या लंग्स में, वो पिघलेगा तो बॉडी उसको बाहर फेंकना चाहती है। तो आप अगर खांसी आती है और कफ बोलता है तो आप उसको निकालने की कोशिश करें, कफ को, स्पूटम को निकालने की कोशिश करें। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो फिर आप अंडर सुपरविजन में ही करें। आप हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी आपके पास में जो आयुर्वेदाचार्य, नेचुरोपैथी, यौगिक साइंस वाले, उनसे बात कर सकते हैं कि स्टीम लेकर के हम कैसे अपनी बॉडी को हेल्प करें जड़ से बीमारी को निकालने के लिए। क्योंकि कफ को अगर जड़ से निकालना है तभी तो एयरवे खाली होगा, आप उसको धुलाई तो करेंगे ना।